रिया वो एक्चुअली स्वास्तिका का फोन आया था। उसने कहा कि एंटीडोट काम कर रहा है। गौतम अंजलि को नीचे उतारता हुआ रिया को एक्सप्लेन करता है। रिया के वहां अचानक आ जाने से एक पल के लिए गौतम को भी लगा जैसे रिया को छोड़ना समझ जाए। वो तो खुश होकर उसने अंजलि को उठा लिया था। अंजलि भी रिया के एक्सप्रेशंस को बड़े गौर से समझने की कोशिश करती है, लेकिन रिया के चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। वो चुपचाप पीछे मुड़ती है और वहां से जाने लगती है। रिया सुनो। अंजलि फौरन रिया के पीछे आने लगती है, लेकिन तब तक रिया वहां से जा चुकी होती है। सीढ़ियों से उतरती हुई रिया अपना मुंह छुपाकर रोते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। नीचे हॉल में बैठी लता देवी भी रिया को अपने कमरे में जाते हुए देखती है तो सोचने लगती है कि इसको क्या हो गया। विवान और वंश भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ अंजलि वापस आकर गौतम से कहती है उसे जाकर समझाना होगा। गौतम झट से अपने एक्सप्रेशन को बदलते हुए कहता है क्यों समझाना होगा? मैंने बोला तो उसे मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा था, मैं बस अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। अंजलि कहती है हाँ, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं गौतम? अब मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं? ये सब बहुत अजीब है। वो तुमसे प्यार करती है और अब तुम मुझसे प्यार करते हो। गौतम, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसे बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा, पर उसे ये जानने का पूरा हक है कि तुम्हारे दिल में क्या है, और अगर वो गुस्सा भी करे तो तुम्हें सहना होगा। गौतम अंजलि की आंखों में आंखें डालकर कहता है मैं रिया से बात कर लूंगा, पर अंजलि मुझे भी जानने का हक है कि तुम्हारे दिल में क्या है। अंजलि गौतम से नजरें चुरा लेती है और फिर नीचे जाने लगती है। लता देवी सोफे पर बैठी ये सब कुछ देख रही थी। वंश और विवान अंजलि से पूछते हैं रिया मम्मा को क्या हो गया? आप भी उदास लग रही हो। अंजलि जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहती है नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। लता देवी तंज कसते हुए सोफे से उठती है और अपने आप में ही कहते हुए चली जाती है घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। यहाँ गौतम छत से वापस आता है और सीधा रिया के कमरे में चला जाता है, ये सोचकर कि कम से कम 2-4 बातें करके अंजलि की बात को रख लेगा। रिया अपने कमरे में करवट लेकर बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। गौतम को नहीं पता था कि वो इस वक्त किस तरह के मूड में है। वो कहता है रिया, तुमसे कुछ बात करनी है। रिया चुपचाप पड़ी रहती है, वो कुछ नहीं कहती। तुम सुन रही हो ना? गौतम एक बार फिर से कहता है। यहाँ रिया के आंसू बह रहे होते हैं। वो सुबकते हुए कहती है मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहती। जब तीसरी बार गौतम कुछ कहने की कोशिश करता है तो रिया कहती है प्लीज, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? लेकिन गौतम फिर भी समझाने की कोशिश करता है रिया, वो कुछ दिनों से मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। गौतम की बात को बीच में ही काटते हुए रिया कहती है तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, प्लीज लीव। रिया गौतम को कमरे से बाहर करके उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। गौतम डाइनिंग टेबल के पास आकर अंजलि और बच्चों को ज्वाइन करता है। वंश और विवान आपस में कुछ खुसुर फुसुर करते हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? गौतम वंश से पूछता है। विवान कहता है हम लोग ये सोच रहे थे कि आप तीनों आपस में झगड़ा करते हो या प्यार करते हो, कभी कभी हमें कुछ समझ नहीं आता। इससे पहले कि गौतम कुछ कहता, अंजलि झट से उसे रुकने का इशारा करती है और कहती है बेटा, चुपचाप खाना खाओ आप लोग। अंजलि के कहने पर वंश और विवान आगे कुछ नहीं कहते। खामोशी में सब कोई डिनर करता है और फिर डिनर के बाद वंश और विवान आपस में डिस्कस करके गौतम से कहते हैं हम लोग रिया मम्मा के पास सोने जा रहे हैं। ये सुनकर अंजलि सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है क्या सच में? बच्चे रिया के साथ इतना घुल मिल गए थे। गौतम को भी सुनकर हैरानी हुई। वो पूछता है सच में आप लोगों को रिया मम्मा के साथ सोना है? विवान कहता है हाँ, वो भी अच्छी है। उन्होंने हमें डांटा था तो वापस आकर सॉरी भी कहा था, इसलिए हम लोग उनके साथ सोने उनके कमरे में जा रहे हैं। इसके बाद दोनों रिया के कमरे में चले जाते हैं।
आधी रात के वक्त सब सो रहे होते हैं, पर अंजलि करवटें ले रही होती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और बार बार उसे अगले दिन का इंतजार था। कल उसके एंटीडोट की रिपोर्ट आने वाली थी। इसी बारे में सोचते हुए न जाने कब वो नींद में चली जाती है और उसे पता नहीं चलता। पर फिर अचानक से देर रात को उसकी नींद खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसके बिस्तर पर कोई है। अंधेरे में बैठकर वो देखती है कि गौतम उसके बगल में ही सोया हुआ था और सिर्फ यही नहीं बल्कि गौतम ने अंजलि का हाथ पकड़ा हुआ था। एक पल के लिए अंजलि एकदम से घबरा गई थी। वो धीरे से गौतम को हिलाती है और धीमी आवाज में कहती है, गौतम, तुम यहाँ कैसे आए? गौतम हल्की सी नींद में था और वो जवाब देता है, बुरा सपना देखा था मैंने, प्लीज मुझे अपने पास सोने दो। लेकिन अंजलि कहती है, गौतम, किसी ने देख लिया तो? गौतम थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, प्लीज अंजलि, बात मत करो, नींद आ रही है। ये कहते हुए गौतम अपना हाथ थोड़ा और टाइट कर लेता है। इसके बाद अंजलि कुछ बोल नहीं सकी। काफी देर तक वो चुपचाप गौतम का हाथ पकड़े यूं ही उसे देखती रहती है। पर इससे बेखबर गौतम सोया हुआ था। अंजलि गौतम के सिर को सहलाती है और फिर उसका माथा चूम लेती है। थोड़ी ही देर में अंजलि को भी कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन सुबह 5 बजे के अलार्म से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि गौतम अब उसके बगल में नहीं है। अंजलि अपनी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आती है। लगभग सब सोए हुए थे, कोई भी अभी उठा नहीं था। लेकिन एक मेड हॉल में थी। अंजलि उस मेड से कहती है, अभी कोई उठा नहीं है क्या? मेड जवाब देती है, गौतम सर उठ गए हैं, वो जिम में है। अंजलि ध्यान से सुनती है तो जिम से ट्रेडमिल की आवाज आती सुनाई दे रही थी। अंजलि घर के अंदर बने उस जिम में जाती है तो वो देखती है कि गौतम ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा है। अंजलि को देखते ही वो मुस्कुराता है और ट्रेडमिल बंद कर देता है। गुड मॉर्निंग। गौतम अंजलि को ग्रीट करता हुआ ट्रेडमिल से उतरता है। तौलिए से अपने पसीने को पोंछता हुआ वो बेहद हैंडसम लग रहा था। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। 2 सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर गौतम कहता है, रिपोर्ट के लिए रेडी हो, लेबोरेटरी चलना है ना? अंजलि मुस्कुराती है और अपने दोनों हाथ को उठाकर दिखाती है। उसने अपनी फिंगर्स क्रॉस की हुई थी। गौतम भी मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गौतम अंजलि के पास आने लगता है। अंजलि हंसने लगती है। क्या हुआ? गौतम कंफ्यूज होकर पूछता है। बड़ा ही टेढ़ा सा मुंह बनाकर अंजलि कहती है, तुम्हें नहा लेना चाहिए। ये सुनकर गौतम भी हंसने लगता है। थोड़ी देर में ही गौतम और अंजलि अच्छे से तैयार होकर लेबोरेटरी के लिए निकल जाते हैं। लेबोरेटरी पहुंचकर वो दोनों डॉक्टर से मिलते हैं। एक जूनियर डॉक्टर अंजलि के हाथ से थोड़ा सा ब्लड निकालते हुए उनसे कहता है, बस 20 मिनट का इंतजार और है। एक फाइनल सैंपल टेस्ट होगा और फिर रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। सब कुछ ठीक जा रहा है अभी तक तो। गौतम अंजलि का हाथ पकड़कर कहता है। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनका एक एक पल उनके लिए बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। जूनियर डॉक्टर अंजलि का ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट करवाने के लिए लैब के अंदर जाता है। गौतम अपना गला साफ करते हुए कहता है, अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, अब क्योंकि सब कुछ ठीक ही लग रहा है। और फिर इससे पहले कि गौतम आगे कुछ कहता, अंजलि उसे फौरन रोक देती है। अभी नहीं, पहले रिपोर्ट्स आ जाने दो। गौतम बहुत बेचैन होकर कुछ कहना चाह रहा था। अंजलि को अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि जब तक रिपोर्ट हाथ में नहीं आ जाती वो किसी भी तरह की बात नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंजलि को एहसास था कि गौतम अपने दिल में क्या सोच रहा है। 20 मिनट गुजर जाते हैं और जूनियर डॉक्टर बड़ा ही गंभीर चेहरा लेकर वहां पर आता है। सर, मैडम, आप लोगों को थोड़ा अंदर आना पड़ेगा। सीनियर डॉक्टर साहब आप लोगों से मिलकर कुछ बताना चाहते हैं। क्या हुआ? रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? गौतम पूछता है। अंजलि भी थोड़ा घबराने लग जाती है, लेकिन जूनियर डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं बताता। सर, आप लोग अंदर ही जाइए, डॉक्टर साहब डायरेक्ट आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये कहकर वो जूनियर डॉक्टर सीधा
लैब के अंदर चला जाता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि और गौतम दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर घबराते हुए लैब के अंदर जाने लगते हैं, दिल ही दिल में दुआ मांगते हुए कि कहीं कुछ बुरी खबर ना सुनने को मिले। जैसे ही अंजलि दरवाजे के अंदर कदम रखती है, अचानक से एक पटाखे की आवाज आती है और चमकीली पत्तियों की बौछार के साथ सारे लोग ताली बजाने लगते हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने एक सरप्राइज प्लान किया था। कंग्रेचुलेशंस, डॉक्टर खुशी से कहता है। एंटीडोट सक्सेसफुल हुआ, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। गौतम और अंजलि को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। एक डॉक्टर अंजलि के सिर पर एक क्राउन लाकर रखता है जो कागज का बना हुआ था और लिखा था लॉन्ग लिव अंजलि। इस खुशखबरी के मिलने के बाद गौतम और अंजलि खुशी खुशी लेबोरेटरी से बाहर आते हैं, लेकिन गौतम अंजलि को ड्राइव करता हुआ कहीं ले जाने लगता है। आखिर कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कुछ तो बताओ, फिर से कोई सरप्राइज है क्या? अंजलि पूछती है और गौतम चुपचाप ड्राइव करता रहता है और मुस्कुराता रहता है। आखिर में गौतम अंजलि को किसी पहाड़ी के पास ले जाता है जहां पर उसने अंजलि को सनराइज दिखाया था। पहाड़ी पर जाकर गौतम अंजलि के सामने अपनी घुटनों पर बैठ जाता है और अपने कोट की जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में एक प्यारी सी अंगूठी थी। गौतम प्यार से उस अंगूठी को अंजलि के सामने बढ़ाकर कहता है, याद है तुमने गोवा में क्या कहा था कि अगर तुम ठीक हो गई तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो अब बताओ मिस अंजलि, मेरे 2 बच्चों की माँ, विल यू मैरी मी? गौतम की इस बात पर अंजलि बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उस अंगूठी को देखती रहती है। ठीक तभी अंजलि का फोन रिंग करने लगता है। स्वास्तिका उसे कॉल कर रही थी। ओफो, गौतम चिढ़कर कहता है, कबाब में हड्डी, बंद करो फोन को, अभी तुरंत बंद करो, हमारा बहुत स्पेशल मोमेंट खराब कर दिया है। अंजलि हंसते हुए फोन काट देती है और फिर आगे बढ़कर उस अंगूठी को जैसे ही पकड़ती है, अचानक से अंजलि को चक्कर आने लगता है। अंजलि, अंजलि तुम ठीक तो हो ना? गौतम जल्दी से अंजलि को अपनी बाहों में पकड़ लेता है, लेकिन अंजलि बेहोश हो जाती है और एकदम बेजान पड़ जाती है। गौतम घबरा कर कहता है, अंजलि, अंजलि तुम्हें क्या हो गया? क्या? प्लीज सर, आप बाहर जाइए, हम समझ सकते हैं आपकी भावना को, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज सर। गौतम को 2-4 हॉस्पिटल के स्टाफ्स जबरदस्ती पकड़कर इमरजेंसी वार्ड से बाहर करने की कोशिश करते हैं। गौतम अंजलि की बिगड़ती हुई हालत के साथ बेकाबू होता जा रहा है। छोड़ो मुझे, मुझे अंजलि के पास रहना होगा, उसे मेरी जरूरत है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। वो लोग किसी तरह गौतम को दरवाजे के बाहर तक ले जाते हैं और एक डॉक्टर हाथ जोड़ते हुए उसे समझाता है, समझ क्यों नहीं रहे सर, हमें डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं इस तरह। ऐसा सुनने पर गौतम थोड़ा शांत हो जाता है। उसे किसी तरह खुद को समझाना ही पड़ेगा, फिर उसका दिल चाहे कितना भी घबरा रहा हो। वो बाहर से ही खड़ा होकर विंडो ग्लास से अंदर झांककर देखने लगता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। सारे डॉक्टर्स की पूरी टीम पूरी शिद्दत से लगी हुई थी अंजलि को होश में लाने के लिए, लेकिन मॉनिटर पर उसके दिल की धड़कनें धीमी होती जा रही थी। ठीक तभी एक डॉक्टर ने नोटिस किया कि गौतम एक टुक विंडो से देखे ही जा रहा है। बेकाबू होकर गौतम फिर से अंदर न चला आए, इसलिए डॉक्टर आकर उस विंडो पर लगा पर्दा खींचकर लगा देता है। उसे कुछ ना ही दिखाई दे तो अच्छा है। गौतम भी बात को समझता है, उसके पागल बनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने पागल दिल को वो कैसे समझाए। गौतम, आर यू ओके? एक सांत्वना भरी आवाज में पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। ये स्वास्तिका थी। स्वास्तिका? गौतम भर्राई हुई आवाज में पागलों की तरह उससे कहने लगता है, देखो ना अंजलि को क्या हो गया, मैं उसे प्रपोज कर रहा था, हम दोनों खुश थे, और फिर अचानक से। ये कहता हुआ गौतम आंसुओं में डूब जाता है। संभालो संभालो खुद को गौतम, कुछ नहीं होगा उसे। स्वास्तिका हिम्मत देते हुए उसे बताती है कि डॉक्टर प्रसाद से उसे अंजलि के बारे में पता चला, इसलिए वो फौरन यहाँ देखने चली आई। अभी स्वास्तिका गौतम से कुछ पूछना ही चाहती थी कि वहां पर WHO के डॉक्टर जल्दबाजी में चले आते हैं। अंजलि के बारे में सुनते ही वो लेबोरेटरी से सीधा
इमरजेंसी सेक्शन की तरफ भागे थे। कैसे हुआ ये मिस्टर गौतम? वी वर वेरी सरप्राइज टू नो। उस डॉक्टर की हैरानी पर स्वास्तिका फौरन गुस्सा करने लगती है। कैसे हुआ ये? डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं आप? एंटीडोट आप लोगों ने ही तो दिया है ना उसे। ठीक से चेक नहीं किया या फिर गलत एंटीडोट बना दिया? आखिर आप लोग इतने दिनों से कर क्या रहे थे? स्वास्तिका भले ही डॉक्टर पर चिल्ला रही हो और डॉक्टर स्वास्तिका से बहस लड़ाते हुए अपनी वकालत कर रहा हो, लेकिन गौतम को इन बातों से लेना देना ही नहीं था। इस पल में उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अंजलि का होश में आना। मॉनिटर पर धीमी होती हुई अंजलि की वो हार्ट बीट अब तक उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। स्वास्तिका और डॉक्टर की बढ़ती बहस की वजह से गौतम बुरी तरह झंझला उठता है। अरे बंद करो तुम दोनों अपनी बहस। क्या फर्क पड़ता है किसकी गलती थी? डॉक्टर और स्वास्तिका फौरन शांत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के अचानक से बेहोश होने की खबर प्रोफेसर आचार्य तक पहुंच जाती है। इस बात से अंजलि, गौतम और स्वास्तिका हमेशा से अनजान थे कि प्रोफेसर आचार्य का एक आदमी उसी डॉक्टर की टीम में मौजूद था जो एंटीडोट तैयार कर रही थी। सर, एंटीडोट पूरी तरह से फेल हो गया है। उसका असर दिखाई दे रहा है। दुनिया में उस वायरस का कोई एंटीडोट है तो अब सिर्फ आपके पास है। वो खबरी एक वार्ड में छुपकर प्रोफेसर आचार्य को ये सारी बातें बताता है। खूब जोर की शैतानी हंसी हंस लेने के बाद प्रोफेसर आचार्य कहता है, ये हुई ना बात। लेकिन अफसोस, बेचारी अंजलि, विज्ञान की दुनिया का सबसे महान आविष्कार उसके ऊपर टेस्ट हो सकता था, लेकिन जिस तरह से उसकी हालत तुम बता रहे हो, शायद वो बच नहीं सकेगी। मेरी तरफ से श्रद्धांजलि बेचारी को। यहाँ उस इमरजेंसी वार्ड के बाहर गौतम एकदम चुपचाप बेंच पर बैठा है। स्वास्तिका भी उसके पास ही बैठी है, लेकिन गौतम से कुछ कहती नहीं है। वो जानती है कि गौतम को इस वक्त बात करने का बिल्कुल मन नहीं होगा। उसे सांत्वना देना या किसी भी तरह की दिलासा देने का मतलब था उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देना। तभी अचानक से ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखते ही गौतम फौरन उठ खड़ा होता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अंजलि ठीक है ना? स्वास्तिका भी फौरन उठ खड़ी होती है, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर एक खामोशी थी। स्वास्तिका ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन गौतम थोड़ा कंफ्यूज लगता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, बताइए ना। डॉक्टर के कुछ ना कहने पर गौतम डॉक्टर को छोड़कर खुद ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर जल्दी से गौतम का हाथ पकड़ता है और कहता है, वो कोमा में जा चुकी है। ये सुनते ही स्वास्तिका हैरानी में अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। ओह माय गॉड! लेकिन गौतम कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे का हाव भाव भी नहीं बदलता। गौतम डॉक्टर की आंखों में ऐसे देखता रहता है जैसे वो डॉक्टर के कहने का कुछ मतलब ही नहीं समझ रहा हो। डॉक्टर गौतम के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, आई होप वो जल्दी होश में आ जाए, लेकिन अब हम कुछ नहीं कह सकते। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। गौतम एक बुत बना यूं ही खड़ा रहता है। स्वास्तिका ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती है और अंजलि को देखती है। सारे डॉक्टर और नर्स पीछे हट जाते हैं। अंजलि एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी है। स्वास्तिका रोते हुए अंजलि के पास चली जाती है, उसके हाथ को पकड़कर और उसके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ गौतम जैसे न जाने किस दुनिया में खो गया था। वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो आता है, लेकिन एक टुक अंजलि को ही देखता रहता है। धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ते हैं। वो अंजलि के पास आता है और फिर अंजलि की गाल पर अपना हाथ रखकर कहता है, अंजलि उठो, सो क्यों रही हो? गौतम ऐसे कहता है जैसे वो अपना सुध-बुध खो चुका हो। बहुत ही नॉर्मल तरह से वो बात करता है। उठो ना अंजलि, ये क्या मजाक है? स्वास्तिका एकदम से रोना बंद कर देती है और गौतम की तरफ देखकर घबराने लगती है। गौतम, तुम ठीक हो ना? गौतम मुस्कुराते हुए स्वास्तिका को देखता है। अरे, अपनी दोस्त से कहो उठ जाए, वो मेरे साथ मजाक कर रही है क्या? स्वास्तिका फिर से रोने लगती है और गौतम के कंधे पर
हाथ रखकर कहती है, संभालो अपने आप को गौतम। लेकिन गौतम ऐसा करने लगता है जैसे वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अंजलि को कुछ हुआ है। वो बार बार अंजलि को आवाज देता रहता है। कुछ डॉक्टर गौतम के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, संभालिए अपने आप को। लेकिन गौतम उन्हें पीछे हटाते हुए कहता है, अरे आप क्या कर रहे हैं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अभी उठ जाएगी, मुझे पता है ना। गौतम सचमुच अपना होश गंवा चुका था। लेकिन जब सारे डॉक्टर और स्वास्तिका उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर गौतम झुंझुला जाता है और उन लोगों से खींचातानी करने लगता है। आखिर में गौतम से भी रहा नहीं जाता और फिर वो पागल होता हुआ फूट फूट कर रोने लगता है। घुटनों पर बैठकर वो अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। क्या हो गया अंजलि तुम्हें? प्लीज उठ जाओ, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। स्वास्तिका को गौतम के रोने से समझ आ जाता है कि अभी उसका दिमाग ठिकाने पर है, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुका है। यहाँ लता देवी को प्रभाकरन का फोन आता है और अंजलि के कोमा में जाने की खुशखबरी सुनाता है। खुश होते हुए लता देवी कहती है, सच में तू सच कह रहा है ना? तुझे कैसे पता चला? प्रभाकरन खुश होते हुए कहता है, अरे मुझे उसी वार्ड बॉय ने बताया जो वहां पर रहता है। लड्डू पटवाइए अब। लता देवी खुश होकर फोन रखती है और फिर खुशी के मारे वो रिया के पास आती है, क्योंकि उसे रिया को बताए बिना रहा नहीं जाता है। रिया अपने कमरे में बंद होकर विवान को होमवर्क करवा रही होती है। अंजलि कोमा में चली गई रिया, ये कहते हुए लता देवी कमरे के अंदर आती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। रिया एकदम से सरप्राइज हो जाती है। कोमा? कोमा क्या होता है? विवान कंफ्यूज होकर लता देवी से पूछता है, लेकिन लता देवी उसे इग्नोर करके रिया से कहती है, अभी अभी बात हुई थी, मुझे पता चला है। बच्चों को देखकर लता देवी अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल कर लेती है, लेकिन रिया ये सुनकर जल्दी से उठ खड़ी होती है और लता देवी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर आती है और धीमी आवाज में वो लता देवी से कंफर्म करते हुए पूछती है, क्या आप सच कह रही हैं? ऐसा ही हुआ है? लता देवी अपनी खुशी को रोक नहीं पाती है। अरे सच में ऐसा ही हुआ है, खुशी मनाओ, लड्डू बांटो। वो लड़की कोमा में चली गई, भगवान करे अब दोबारा कभी उठे ही ना। यहाँ विवान अब तक अपने टैबलेट पर कोमा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और पढ़कर वंश को सुनाता है। दोनों बच्चे कोमा के बारे में जानकर हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से कमरे के बाहर आते हैं, जहाँ लता देवी और रिया आपस में बातें कर रही होती है। मम्मा, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा कोमा में कैसे चली गई? वंश और विवान दोनों ही पैनिक करने लगते हैं। हे भगवान! लता देवी टेंशन में आ जाती है। रिया जल्दी से दोनों बच्चों के गाल पर हाथ रखती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी हुई थी बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मम्मा बिल्कुल ठीक है। लेकिन वंश बिल्कुल बात नहीं मानता। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है, अभी जाना है, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में अंजलि को एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। गौतम मायूस खड़ा चुप होकर ये देख रहा है। स्वास्तिका उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, गौतम, तुम्हें घर जाकर बच्चों से मिल लेना चाहिए। उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो और थोड़ा रिलैक्स कर लो, तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो। गौतम कोई जवाब नहीं देता, बस अंजलि की तरफ देखता ही रहता है, जो बेजान सी चुपचाप पड़ी है। ठीक तभी स्वास्तिका के फोन पर रिया की कॉल आती है। वहां पर बच्चे पागलों की तरह बेचैन हुए पड़े हैं। ये बात स्वास्तिका को पता चलते ही वो गौतम से बताती है। उन्हें कैसे पता चला? गौतम हैरान होकर पूछता है। स्वास्तिका कहती है, पता नहीं, लेकिन दोनों बहुत घबराए हुए हैं। गौतम जल्दी से फोन अपने हाथ में लेकर बात करता है। हाय, क्या हुआ बच्चों को? रिया कहती है, गौतम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, दोनों बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे हैं और अंजलि के बारे में मैंने जो सुना वो सच है क्या? गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, कुछ ठीक नहीं है, बच्चों को संभालो, मैं वहां आ रहा हूँ और अंजलि के बारे में बच्चों से कोई जिक्र मत करो। ये कहकर गौतम फोन काटता है। वो फौरन वहां से जाने की सोचता है, लेकिन एक बार फिर से पलटकर अंजलि की तरफ देखता है।
स्वास्तिका, यहीं पर रहना, ठीक है? ऐसा कहने के बाद गौतम फिर पलटता है और अपने आंसुओं को पोंछता हुआ वहां से चला जाता है। जब गौतम अपने घर पहुंचता है तो हॉल में एंटर करते ही कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो एक पल के लिए झटका खा जाता है। वो अपनी आंखों को फिर से झटकता है, ये सोचकर कि कहीं उसे कोई वहम तो नहीं हुआ, क्योंकि वंश और विवान के कमरे की तरफ उसे अंजलि जाती हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। गौतम पीछे से ही आवाज लगाता है, अंजलि। लेकिन तब तक वो कमरे के अंदर जा चुकी थी। गौतम फौरन बच्चों के कमरे के पास जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि ये अंजलि नहीं बल्कि रिया थी। रिया ने सलवार कमीज, बाल संवारने का तरीका, मेकअप, सब कुछ अंजलि की तरह किया हुआ था। एक पल के लिए गौतम को सच में धोखा हो गया था। रिया, तुम ये अंजलि की तरह आखिर क्यों